नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक पे। और आज हम एक नई चर्चा पे निकलते हैं। एक बार की बात है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वेट कर रहा था अपने मैटर का, तो देखा कि एक वकील साहब आर्ग्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाई कोर्ट ने के ऑर्डर जो पास किया है वो गलत किया है। हाई कोर्ट को रिमांड बैक कर देना चाहिए था मैटर ट्रायल कोर्ट को फर्दर ट्रायल के लिए। ये कोरोना के टाइम का समय था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मैं देख रहा था इन चीज़ों को। उस केस में क्या हुआ था कि ट्रायल कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दिया था, उसको अपील में हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट के डिक्री को डिसमिस कर दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में जो वकील साहब थे उनका ये कहना था कि जिस तरीके से मैटर को डील किया गया है, अगर हाई कोर्ट को लगा कि इसमें एविडेंस और होने चाहिए थे तो उसको रिमांड कर देना चाहिए था। ये 3 जजेस बेंच के पास ये मैटर था। उसमें थे जस्टिस खानविलकर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझसे डिस्कस किया इसी इशू पे कि किस सिचुएशन में रिमांड बैक होना चाहिए, क्योंकि वो एक उसका मैटर था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वो चाहता था कि मैटर रिमांड बैक हो जाए। तो हमने उससे डिस्कस किया था और मेरा एक पर्सनल केस भी था जो 2004 में था और उसमें ट्रायल कोर्ट ने डिक्री हमारे फेवर में कर दी थी। दूसरी पार्टी हाई कोर्ट आई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर जस्टिस प्रदीप नंदराज जो हुआ करते थे उन्होंने मैटर को रिमांड बैक किया था। तो इस सिनेरियो में हम ये इशू आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बताएं कि जिस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका फैक्ट्स क्या था। इसमें क्या होता है कि एक कार एक्सीडेंट में एक हस्बैंड और वाइफ की डेथ हो जाती है। वो काफ़ी रिच होते हैं, उनका कोई इश्यूज़ भी नहीं होता, सर्वाइविंग में कोई लीगल एयर नहीं होता। तो उस उनकी प्रॉपर्टीज़ के 2 लोग दावेदारी करते हैं, 2 ग्रुप के लोग दावेदारी करते हैं। एक तो वो होता है जो हस्बैंड होता है, उसका भाई और उसके बच्चे होते हैं। दूसरी तरफ से जो वाइफ होती है, उसकी वाइफ के का भाई और बच्चे होते हैं। ये 2 लोग दावेदारी करते हैं। इसमें जो उसकी वाइफ जिसकी डेथ हुई थी उसके वाइफ के जो का भाई और बच्चे थे, उनके पास वो एक विल पे रिलाई करते हैं कि एक विल एग्जीक्यूट किया गया था उसके उस व्यक्ति के द्वारा। और वो कहते हैं कि उस विल पे फिर वो एक सूट फाइल करते हैं डिक्लेरेशन का कि उस विल की बेसिस पर उन्हें ऑनर डिक्लेयर किया जाए और जो दूसरी पार्टी है उसको रिस्ट्रेन किया जाए कि उस प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करें। दूसरी पार्टी क्या करती है, जो जिसकी डेथ हुई थी उसके भाई और उनके बच्चे क्या करते हैं कि वो एक ट्रस्ट बना देते हैं और उस ट्रस्ट में सारी प्रॉपर्टीज़ को शामिल कर लेते हैं। तो ये भी चैलेंज किया जाता है सूट में कि जो ट्रस्ट बना है और जो प्रॉपर्टी जिसमें किया गया है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। तो ये ओवरऑल सिनेरियो होता है। सूट में जो डिसीज्ड होता है उसके ब्रदर्स जो हैं वो ये कहते हैं जो विल लेकर आया गया है वो विल ओज है या जेन्युइन नहीं है। लेकिन ट्रायल कोर्ट सूट को डिक्री कर देता है, विल पे रिलाई करता है और जो ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ था उसमें जो प्रॉपर्टीज ले लिया गया था उसको भी ख़त्म कर देता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो होता है। और इसमें हाई कोर्ट जो क्या करती है, हाई कोर्ट कहती है कि जो विल एग्जीक्यूट हुआ है उसके साथ बहुत सारे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं जो एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर देती है और एक जो सूट को डिसमिस कर देती है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जो पॉइंट था जिस पे कोर्ट ने डिसाइड करने का, सबसे पहले तो ये कहा कि क्या विल जेन्युइन है या क्या ड्यूली प्रूव है। एक तो इशू ये कर दिया और दूसरा ये कहा कि क्या इस मैटर को रिमांड बैक किया जा सकता है। ये इसलिए कि जो एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि जो ट्रायल कोर्ट जो की फाइंडिंग थी वो अगर इनकम्प्लीट लगी तो हाई कोर्ट को उसको मैटर को रिमांड बैक करना चाहिए था। ये जिस केस की बात मैं कर रहा हूँ इसमें जो जजमेंट पास हुआ था वो 24 अप्रैल 2020 को हुआ था और इस जजमेंट को लिखा था जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने। बहुत बढ़िया लिखा हुआ बट जजमेंट है जो 2 इशूज़ को डिसाइड किया है। एक तो विल को जेन्युइननेस को लेकर कैसे प्रूव करते हैं, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को कैसे देखते हैं, एक तो ये इशू इन्वॉल्व था। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा इशू जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस सिचुएशन में रिमांड बैक किया जा सकता है। इस पॉइंट पे मुझे ये जजमेंट बहुत ही बढ़िया लगा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो
तो अभी जो हम इशू पे डिस्कस कर रहे हैं जिस केस का नाम है शिव कुमार वर्सेस शरण बसप्पा, और ये सिविल अपील नंबर है 6076 ऑफ 2009। अब तो हमें ये देखना है कि किस सर्कमस्टांसेज में या किस सिनेरियो में केस को रिमांड बैक किया जाता है हाई अपीलेट कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को। जो इस केस में जो एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे थे उनका ये कहना था कि जो प्रोविज़न है ऑर्डर 41 रूल 23A का, उसके तहत इसको रिमांड बैक करना चाहिए था। तो अब हम देखते हैं कि जो भी मैटर हाई कोर्ट डील करती है किसी डिग्री के खिलाफ, जिसको कि हम नॉर्मली रेगुलर फर्स्ट अपील कहते हैं, तो उसमें जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास जो जो वो कर सकती है, सबसे पहला या तो मैटर को सुन के मेरिट पे डिसाइड कर दे, या अगर उसको लगता है कि केस में बिल्कुल मेरिट कोई ऐसा रीडिसाइड होने वाला इशू तो सेट डिसाइड कर देती है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, और मैटर को फ्रेश रीडिसाइड करने को भेज देती है। तीसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर उसको लगता है कि कोई इशू इसमें और फ्रेम होना चाहिए, और तो वो इशू फ्रेम करके और उस इशू पे भेज देती है नीचे कि भाई इस इशू पे सुनिए। वो पूरे ऑर्डर को सेटिस्फाइड नहीं करती, जो फ्रेश इशू बनाती है उसको कहती है उस पर सुनिए और इस पर डिसाइड करके भेजिए। चौथा सिनेरियो होता है कि अगर उसको लगता है हाई कोर्ट को कि या अपीलेट कोर्ट को कि नहीं, इस पर कोई एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत है, तो या तो एविडेंस खुद ले लेती है और फिर उस पर डिसाइड करती है। तो इन सब बैकग्राउंड में हमें ये देखना है कि क्या प्रोविजंस हैं लॉ के। तो नॉर्मली जब रिमांड की बात आती है तो रूल 23A 24 एंड 25 ऑफ ऑर्डर 41 को हम देखते हैं। जो सबसे पहले मैंने जो कहा कि रूल 23 की बात है, तो रूल 23 में तो ये है कि अपीलेट कोर्ट कब रिमांड कर सकती है कि जहाँ कोई सूट डिस्पोज किया गया है किसी प्रिलिमिनरी इशू पे, कोई प्रिलिमिनरी इशू बना के उस पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, और हायर कोर्ट अपीलेट कोर्ट उस मानती है कि नहीं है, प्रिलिमिनरी इशू को सेटिसाइड कर देती है, तो कहती है कि जाके इसको और भी इश्यूज जो हैं उनको फ्रेम करके आप पूरा प्रॉपर ट्रायल कीजिए। तो ये 23 है। 23A में है कि प्रिलिमिनरी इशू पे नहीं भी डिसाइड हुआ है, में सारे इश्यूज फ्रेम होकर डिसाइड हुए हैं, फिर भी अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसमें ट्रायल कोर्ट ने रीअप्रिशिएट नहीं किया, प्रॉपर अप्रिसिएशन नहीं है एविडेंस का, तो या और भी इसमें इश्यूज बनते हैं जिस पे ट्रायल होने चाहिए, तो वो सेटिसाइड करके भेज देती है कि भाई आप पूरा इसको दोबारा से देखिए। और जहाँ भी एविडेंस जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे है वो सफिशिएंट नहीं है कंप्लीटली एडजुडिकेट करने के लिए मैटर का, तो वो सेक्शन 24 में आ जाता है, ऑर्डर रूल 24 में आ जाता है। उसके तहत फिर वो देखती है। 25 ये कहता है कि ये कोई एडिशनल इशू फ्रेम करके उसको भेज दीजिए, फिर वहाँ पे और चीज़ें तो वही रहेगी, जो एडिशनल इशू फ्रेम हुआ है उस पर एक फाइंडिंग लेकर वो भेज दे। तो जो प्रोविजंस हैं लॉ का रिमांड का लेकर, वो ये चीज़ें इन सिनेरियोज में हैं। नॉर्मली कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट को खुद ही जो इशू जिस उसकी जितना एविडेंस है उसके बेसिस पर अप्रिशिएट करके उसको जो भी इश्यूज है या जो भी मुद्दा है उसको डिसाइड करना चाहिए। तो रिमांड एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन फॉर प्रॉपर एडजुडिकेशन अगर कोर्ट को ये अपीलेट कोर्ट के लगता है तो उसके पास बहुत वाइड पावर है कि वो मैटर को रिमांड कर दे, और रिमांड करने के बाद जो इशू को ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है, ट्रायल कोर्ट उसको डिसाइड करे। तो जब भी वो रूल 23 या रूल 23A में डिसाइड करती है कि भेजना है, रिमांड करना है, तो वो जो उसके ऑर्डर हैं, जो पहले के ऑर्डर हैं, वो उसको सेटिसाइड करेगी, डिग्री को सेटिसाइड करेगी, फिर भेजेगी। लेकिन वहीं जहाँ एडिशनल इश्यूज फ्रेम करके केवल उसके लिए भेजती है, तो उसके लिए उसके सभी पुराने जो पहले के डिग्री हैं या जजमेंट हैं उसको पूरा का पूरा सेटिसाइड करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो मैटर अपने पास पेंडिंग रखे और ट्रायल कोर्ट को भेजे केवल उस इशू पे एविडेंस लेकर उसको डिसाइड करने को, और
फिर वो इशू पे डिसाइड करके जब वो ट्रायल कोर्ट अपनी फाइंडिंग करके भेज देती है, फिर वो पूरे अपील को सुने। तो ये बैकग्राउंड है लॉ का। अब इसमें देखिए, जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बेंच के सामने, तो उन्होंने क्या किया, वो तो उसके समय सामने जो वकील साहब थे वो आर्ग्यू कर रहे थे, तो उन्होंने एक केस का जिक्र किया कि भाई जैसे इस केस में मोहन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के केस में, ये 2017 का जजमेंट है, कि जैसे उस केस में मैटर को रिमांड बैक किया गया था, इस केस में भी हाई कोर्ट को मैटर को रिमांड बैक करना चाहिए था प्रॉपर ट्रायल के लिए और प्रॉपर एविडेंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस आर्गूमेंट से कन्विंस नहीं था। वो जिस जजमेंट को साइट हो रहा था उसको भी डिस्टिंग्विश कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ये जजमेंट डिक्लेरेशन का था, इसमें टाइटल इशू था, लेकिन कोर्ट ने टाइटल इशू, ट्रायल कोर्ट ने टाइटल पे प्रॉपर एविडेंस नहीं लिया। इवन कि जो एविडेंस लीड करना था चाहिए था अर्लियर वेंडर का, वो भी नहीं किया गया है। तो कोर्ट ने इस सिनेरियो में सेटिसाइड करके भेजा था कि भाई आप इसमें प्रॉपर एविडेंस लीड कीजिए, क्योंकि ये टाइटल को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जो एविडेंस इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच का कहना था कि भाई देखिए, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है वो सफिशियंट है इशू को डिसाइड करने का, इसके लिए फ्रेश कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट ने उनके आर्गूमेंट को नहीं माना, जो हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया था उसको सही माना और रिमांड करने की बात को मना कर दिया। इस जजमेंट में जो एक और इशू है जो विल से रिलेटेड है, उसको मैं अपनी किसी और वीडियो में डील करूँगा। यहाँ पे मैंने देखा कि जब भी रिमांड की बात होती है तो उसके लिए जो आर्गुमेंट तैयार करना होता है कि भाई अगर आप रिमांड पे जा रहे हैं तो 23A रूल 23 24 25, तो आपको इस बैकग्राउंड में अपने आके इसको आर्ग्यू करना होगा। जो मैंने अपने फ्रेंड को भी कहा कि भाई आप इस पे तैयार कीजिए, इस पे लॉ निकालिए और तब कोर्ट को कन्विंस कीजिए कि किस में आपका फॉल करता है और कैसे आपका केस सूटेबल है रिमांड बैक करने के लिए, और ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है वो गलत है या उसके रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है। तो आज का ये इशू पे जो डिस्कशन है वो यहीं ख़त्म होता है। और जब भी आपके पास अगर कोई इशू है जो ट्रायल के, जो अपीलेट कोर्ट के रिमांड करने से रिलेटेड है, या आप चाहते हैं रिमांड हो या दूसरी पार्टी रिमांड चाह रही है, तो आप उसके दायरे से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप इस पर मुझसे अपने पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं 8287070176, जिसका मैं आपको हमेशा आपको बताता हूँ। और उसमें बहुत सारे सवाल आते भी हैं। इस पर भी जो डिस्कशन हुआ, जो आज के टॉपिक पर कहीं ना कहीं हमारी किसी डिस्कशन से ही जुड़ा हुआ था। तो थैंक यू वेरी मच। आपके सवाल का इंतज़ार रहेगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक, हमें फीड करता है, हमें तैयार करता है आगे के डिस्कशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।